आज हम अध्याय शीतयुद्ध का दौर में दो ध्रुवीयता का प्रारंभ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने पूरे वीडियो में जाना था कि किस प्रकार अपने शीतयुद्ध का प्रारंभ हुआ। शीतयुद्ध का प्रारंभ हम 1945 से मानते हैं, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीतयुद्ध का क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। शीतयुद्ध के प्रारंभ के कारणों की बात करें तो कारणों में हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व पटल पर दो शक्तियां उभर कर आई थी। एक शक्ति थी अमेरिका, एक शक्ति क्या थी, अमेरिका, और एक था सोवियत संघ। ये दो शक्तियां हैं जो विश्व पटल पर उभर कर आई। क्योंकि इससे पूर्व अगर हम देखें तो यूरोप में जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, ये जो देश थे जिनका विश्व के विभिन्न देशों में उपनिवेश था, क्या था, उपनिवेश था। और ये यूरोप जो क्षेत्र है इसके देश हम देखें कि 1914 से 1945 के मध्य दो विश्व युद्धों का विध्वंस झेल चुके थे और इन युद्धों के कारण इनकी अर्थव्यवस्था पूर्णतः तहस नहस हो गई थी। अब ये इतने आर्थिक संपन्न व ताकतवर नहीं रह पाए कि अपने उपनिवेश को ये बनाए रख सके, और इसी के फलस्वरूप अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियां उभर के आई। और इन दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध न होते हुए युद्ध जैसी स्थिति बनी रही, यानी शीत युद्ध बना रहा, जिसे हम शीत युद्ध की संज्ञा देते हैं। इसके जो कारण थे उसमें पहला कारण आता है, शीत युद्ध के कारण की बात करें तो पहला जो कारण है वो आएगा वर्चस्व। पहला क्या आएगा, वर्चस्व। यानी कि अब दोनों ही देश अमेरिका और सोवियत संघ विश्व पटल पर अपना अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते थे। तो पहला कारण क्या था, इनका वर्चस्व बनाए रखना, कहां पर, विश्व पटल पर। दूसरा हम देखते हैं वो था विचारधारा। विचारधारा दोनों ही देशों की जो विचारधारा है आपको बताया गया कि अलग अलग है। अमेरिका की जो विचारधारा थी वो कैसी थी, पूंजीवादी व उदारवादी। क्या थी, पूंजीवादी व उदारवादी। सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो थी समाजवादी व साम्यवादी। यानी कि इन दोनों ही देशों में विचारधारा को लेकर भी क्या था, अंतर था। यानी अमेरिका चाहता था कि पूंजीवादी व उदारवादी विचारधारा आगे बढ़े, जबकि सोवियत संघ क्या चाहता था कि समाजवादी व साम्यवादी विचारधारा क्या करे, आगे बढ़े। तो दूसरा कारण क्या था, विचारधारा का। तीसरा अगर कारण देखें तो था हथियारों की होड़। तीसरा कारण क्या था, हथियारों की होड़। यानी इन दोनों ही महाशक्तियों के मध्य हथियारों को लेकर क्या थी, होड़ थी। यानी कि इन्होंने बहुत ज्यादा अपने परमाणु हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर लिया था। तो ये इसका क्या था, तीसरा कारण, हथियारों की होड़। अगर चौथा कारण देखें तो वो था बालकों और मोस्ट है अपरोध। क्या था, अपरोध की स्थिति। अपरोध की स्थिति, अपरोध की स्थिति ये मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा में पूछा भी जा सकता है अपरोध क्या है। तो अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें इसका अपरोध का, जिसका तात्पर्य है रोक व संतुलन। क्या है, रोक व संतुलन। तो
तो अब देखिए जैसे कि सबसे पता चल रहा है रोक और संतुलन, यानी कि अपरोध किसे कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि अपरोध का तात्पर्य लिखो, तो आपको लिखना है कि जब दो महाशक्तियों के पास इतना सामर्थ्य हो कि एक के शस्त्रों को नाकाम करने के बाद भी उसके पास इतनी शक्ति बच जाए कि वह दूसरे को बर्बाद करने में समर्थ हो, इस स्थिति को कहते हैं अपरोध। यानी कि हम देखें अमेरिका और सोवियत संघ, उनके पास इतने परमाणु हथियारों का जखीरा था कि यदि अमेरिका इस पर हमला करे, यानी इसके हथियारों को नाकाम करे, तो नाकाम करने के बाद भी सोवियत संघ के पास इतने हथियार शेष रह जाते थे कि वह अमेरिका को क्या कर सकता था, नुकसान या बर्बाद कर सकता था। यह स्थिति किसके लिए लागू होती है कि सोवियत संघ अगर पहल करे तो अमेरिका के पास बच जाए, अर्थात दोनों ही के पास रोग के साथ संतुलन बनाने की स्थिति थी, इसलिए इन्होंने कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं लड़ा। तो ये जो स्थितियां थी वो हमारे शीत युद्ध का क्या थी, कारण थी। अब हम बात करते हैं दो ध्रुवीयता का प्रारंभ। ये कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ, यानी कि विश्व है वो दो खेमों में बट गया। एक खेमा था अमेरिका का, दूसरा जो खेमा था वो किसका था, सोवियत संघ का था। और दोनों ही देश अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए पूर्णतः क्या थे, आमदा थे। अब देखिए क्या होता है इसमें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम यूरोप के अधिकांश देश शामिल हुए। क्या हुए, अधिकांश देश शामिल हुए और इस गुट को क्या नाम दिया गया, पश्चिम गुट या पश्चिम गठबंधन। इसी प्रकार पूर्व जो यूरोप है उसमें वो किसमें शामिल हुआ, सोवियत संघ में। इसमें पूर्वी यूरोप के विभिन्न देश क्या हुए, पूर्वी यूरोप के विभिन्न देश सोवियत संघ के नेतृत्व में शामिल हुए और जो गुट बना वो क्या बना, पूर्वी गुट या पूर्वी गठबंधन। क्या बना, पूर्वी गठबंधन। अब हम देखते हैं कि ये जो देश हैं वह गुटों में क्यों शामिल हुए। तो उसके पीछे कई कारण थे कि हम देखते हैं कि यूरोप है वह अपने विश्व युद्ध के कारण अपनी अर्थव्यवस्था पूर्णतः खो चुका था। अब इन देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या करने के लिए, पटरी पर लाने के लिए प्रयास किया गया। इसलिए यह किसी ना किसी गुट में शामिल हुई। यानी कि विश्व में उस समय जो उपनिवेश से स्वतंत्र होने वाले देश हैं उनके सामने भी किसी ना किसी गुट में शामिल होने की एक वजह थी। क्यों थी, क्योंकि वो जो देश नव स्वतंत्र हुए थे उनके निकट में कोई ना कोई क्या था, प्रतिद्वंदी देश था। अब ये देश चाहते थे कि हमारी स्वतंत्रता बनी रहे और हमें कहीं हम अपनी स्वतंत्रता नहीं खो दें। तो जितने छोटे देश हैं, छोटे देश गुटों में इसलिए शामिल हुए, पहली प्रतिद्वंदी देशों से सुरक्षा, दूसरी आर्थिक सहयोग व विकास, आर्थिक प्रतिद्वंद देशों से सुरक्षा, आर्थिक सहयोग व विकास
और तीसरा हम देखते हैं कि उनका शामिल होने का कारण क्या था कि अपने स्वतंत्रता को बनाए रखना, स्वतंत्रता को बनाए रखना। इन कारणों से यह देश किसी ना किसी गुट में क्या हुए, शामिल हुए। इस प्रकार से जो देश यानी कि पश्चिम यूरोप के देश पूंजीवादी और उदारवादी व्यवस्था को लेकर अमेरिका में की तरफ गए, यानी अमेरिका के गुट की ओर गए, और साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए जो देश हैं वो कहाँ गए, सोवियत संघ में शामिल हुए। और इसमें शामिल होने वाले अधिकांश जो देश थे वो पूर्वी यूरोप के थे। अर्थात हम देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देश यानी यूरोप है वह दो विचारधाराओं में बढ़ गया। पश्चिम वाला पूंजीवादी विचारधारा के समर्थन में गया और पूर्वी वाला साम्यवादी विचारधारा के समर्थन में गया। आगे हम देखते हैं कि ये जो गुट है, अमेरिका ने अपने गठन को, अपने गठबंधन को स्वतंत्र रूप से बढ़ाए रखने के लिए सन 1949 में क्या किया, नाटो का गठन किया। क्या किया, नाटो का गठन। तो अगर आपको पूछा जाए कि नाटो का गठन कब किया गया, तो सन 1949 में नाटो का गठन किया गया। और इसमें यूरोप, पश्चिम यूरोप के, किसके, पश्चिम यूरोप के 12 देश शामिल हुए। कितने शामिल हुए, 12 देश शामिल हुए। जैसे अपन देखें इंग्लैंड, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, तुर्की, ग्रीस, इटली, ये जो देश हैं ये है किसमें शामिल हुए, नाटो में शामिल हुए। और अगर आपको बालकों ये प्रश्न मोस्ट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नाटो का पूरा नाम लिखो। तो इसका जो पूरा नाम है वो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। क्या नाम है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन किया गया। और ये एक क्या था, सैनिक गठबंधन था। सैनिक क्या था, सैनिक गठबंधन था। क्या था, सैनिक गठबंधन था, यानी एक सैनिक गठबंधन। अब आप सोच रहे होंगे कि सैनिक गठबंधन क्या होता है, यानी कि जो देश नाटो के सदस्य थे उनको अमेरिका द्वारा सैनिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती थी। इसमें नाटो में यह प्रावधान किया गया था कि नाटो के सदस्य देशों पर अन्य कोई देश यदि आक्रमण करता है तो वह समस्त देशों का आक्रमण माना जाएगा। क्या माना जाएगा, समस्त देशों पर आक्रमण माना जाएगा और समस्त देश उसका क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। ये इसके अंदर प्रावधान था, इसलिए ये क्या था, एक सैनिक गठबंधन था। अब चूंकि हम देखते हैं कि विश्व दो शक्तियों में बटा हुआ था, दो महाशक्तियों में बटा हुआ था, कि जब अमेरिका ने अपने गुट को लेकर नाटो का गठन किया, क्या किया, नाटो का गठन किया, तो उसी प्रकार से सोवियत संघ ने, इसने सोवियत संघ ने अपने देशों को एकजुट रखने के लिए 1955 में क्या की, वार्सा संधि। क्या की, वार्सा संधि, इसे वार्सा पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह भी एक सैनिक संधि थी। इसमें भी वही प्रावधान रखा गया जो नाटो में रखा गया। अब देखिए उसी से अब देखते हैं कि 1945 के बाद इंग्लैंड,
फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, इनकी अर्थव्यवस्था इस प्रकार नहीं रही, मजबूत नहीं रही, जिसके कारण इनके जो उपनिवेश क्षेत्र थे, यानी इनके अधीन जो देश थे, वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, स्वतंत्र हो रहे थे। और उपनिवेशवाद से स्वतंत्र होने वाले अधिकांश जो देश थे वो कहाँ थे, एशिया महाद्वीप में। इसमें एशिया महाद्वीप में और अफ्रीका महाद्वीप में। इन दो महाद्वीपों के अधिकांश देश यूरोपीय उपनिवेशवाद से क्या हुए, स्वतंत्र हुए। एशिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अमेरिका ने सन 1954 में, कब, 1954 में सिएटो का क्या किया, गठन किया। क्या किया, गठन किया। यानी एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने क्या किया, गठन किया। इसे अपन सिएटो क्या कहते हैं, सिएटो। तो अगर आपको पूछा जाए कि सिएटो का गठन कब किया गया, ये भी मोस्ट है आपको, कि सिएटो का गठन कब किया गया, तो 1954 में किया गया। 1955 में पश्चिम एशिया में बगदाद समझौता हुआ। क्या हुआ, बगदाद समझौता हुआ। और ये जो समझौता है कालांतर में सेंट्रो बना। क्या बना, सेंट्रो बनता है। सेंट्रो बनता है, यानी सेंट्रो का केंद्रीय एशिया संधि संगठन का गठन किया गया। इस प्रकार अमेरिका ने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, यानी अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए 3 सैनिक गठबंधन किए। पहला था नाटो। पहला क्या था, नाटो। नाटो किसके लिए था, पश्चिम यूरोप के देशों के लिए। इसमें नाटो में शामिल होने वाले अधिकतर जो देश थे वो क्या थे, पश्चिम यूरोप के थे। एशिया में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, अपना दबदबा बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया, 1954 में सिएटो और 1955 में सेंट्रो की क्या की, स्थापना की, संधि संगठन बनाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये प्रक्रिया दो ध्रुवीयता चली। आगे हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सोवियत संघ के साथ साम्यवादी चीन भी क्या रहा, सहयोगी रहा। चीन क्या रहा, सहयोगी रहा। चीन क्या रहा, इसका सहयोगी रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटे जो देश हैं उनका तो इनके साथ रहने से हित था, लेकिन छोटे देशों को अपने साथ लेकर चलना, अपनी अर्थव्यवस्था से इनका विकास में सहयोग करना, इनको सक्षम बनाना, उसके पीछे इन देशों का यानी अमेरिका और सोवियत संघ का क्या फायदा था, क्या लाभ थे। इस छोटे देशों को अपने साथ रखने में महाशक्तियों को क्या लाभ था या क्या फायदा था, तो उसमें हम देखते हैं। पहला बात करते हैं आर्थिक संसाधन। छोटे देशों के संधि के साथ बड़े देशों को जो फायदे की बात करते हैं उसमें बात को क्या आता है, पहला जो फायदा है किनको, महाशक्तियों को, वो है आर्थिक संसाधन। आर्थिक संसाधन यानी ये छोटे जो देश थे जो एशिया महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के थे, इन क्षेत्रों में तेल, खनिज के विपुल भंडार थे जो महाशक्तियों के लिए क्या थे, उपयोगी थे। जो क्या थे, उपयोगी थे। दूसरा अपन देखें सैनिक ठिकाने। सैनिक ठिकाने ये जो महाशक्तियां हैं इन्होंने क्या किया, इन छोटे देशों में अपने सैनिक अड्डे स्थापित किए। क्या किए, सैनिक अड्डे स्थापित किए। सैनिक
अड्डे स्थापित किए ताकि यह एक दूसरे की जासूसी कर सके, एक दूसरे की विकास और नीतियों के बारे में जान सके। ये इनका दूसरा कारण था। क्या था? दूसरा, सैनिक ठिकाने। तीसरा, हथियार की बिक्री, यानी कि ये जो देश है अपने हथियार है वो इन देशों में क्या कर सके, बेच सके और अपने विकास, अपनी व्यवस्था को क्या कर सके, बनाए रख सके। तो इन उद्देश्यों को लेते हुए छोटे देश इन बड़े देशों के लिए क्या थे? फायदे का सौदा थे। ये क्या थे? फायदे का सौदा थे। तो ये थी बात को विश्व में दो ध्रुवीयता का प्रारंभ। क्या था? दो ध्रुवीयता का प्रारंभ, जिसका अंत हम देखते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद होता है। इसका मतलब है सोवियत संघ के विघटन के साथ ही विश्व में दो ध्रुवीयता का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। यानी कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है और इसी के साथ द्विध्रुवीयता का अंत